हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इसके पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक का डिस्कशन किया था और आज के क्वेश्चन में हम 20, 21 और 22 का डिस्कशन करेंगे। और जो हमारा एक क्वेश्चन नंबर 22 तक का सेट था वो पूरा हो जाएगा आज। तो ये सारे क्वेश्चन आपके डाउट हैं, तो डाउट का डिस्कशन चल रहा है ये। और जैसा कि नेक्स्ट मंथ में आपका एग्जाम है, तो मेरा सजेशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से, लास्ट टाइम पे ज़्यादा पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और आपकी पूरी तैयारी आपके ही हाथ में है। मेरे हाथ में, मेरे हिस्से में जो है वो मैं अपने हिस्से का काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप अपने हिस्से का काम करें। अपने हिस्से का काम करने से फ़ायदा यह होगा कि कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक अच्छी तैयारी और एक अच्छी जानकारी दोनों आपके साथ होगी। ठीक है भाई, चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि किसी धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लेमडा 1 से लेमडा 2 परिवर्तित की जाती है। मैंने अंडरलाइन कर दिया है, जो मेन पॉइंट है क्वेश्चन के उसको अंडरलाइन किया है। किसी धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वो लेमडा 1 से लेमडा 2 परिवर्तित की जाती है, मतलब लेमडा 1 से लेमडा 2 बदल जाती है। तब उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। तो जो लेमडा 1 था तो मान लीजिए K1 था और लेमडा 2 हो गया तो मान लीजिए दोगुना हो जाएगा उसका। ठीक है, K1 का दुगुना 2K1 हो जाएगा। अगर ऐसा है तो देहरी तरंगदैर्घ्य लेमडा 0 के सूत्र की स्थापना कीजिए। तो मैंने कहा कि पहले तरंगदैर्घ्य लेमडा 1 के लिए Sc अपान लेमडा 1 ये हो जाएगा आपका कार्यफलन Sc अपान लेमडा 0 प्लस गतिज ऊर्जा मान लीजिए K1, मान लीजिए कि K1 है। तो यहाँ से K1 का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा Sc अपान लेमडा 1 माइनस Sc अपान लेमडा 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। Sc अपान लेमडा 0 को उस साइड भेज दिया तो K1 की वैल्यू आ गई। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेमडा 1 से लेमडा 2 होता है, तो जब तरंगदैर्घ्य लेमडा 2 हो जाएगा Sc अपान लेमडा 2, तो कार्यफलन तो ही रहेगा Sc अपान लेमडा 0 प्लस K2। ठीक है, यहाँ से हमने K2 की वैल्यू निकाल ली। K2 की वैल्यू हो जाएगी Sc अपान लेमडा 2 माइनस Sc अपान लेमडा 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखें आप यहाँ पे। तो आपने K1 K2 निकाल लिया और शर्तानुसार जब लेमडा 1 से लेमडा 2 होता है तरंगदैर्घ्य तो जो गतिज ऊर्जा है वो दुगनी हो जाती है। मतलब ये हो गया पहले गतिज ऊर्जा K1 था, बाद में K2 हो गया, तो बाद में दुगना हो गया ना। तो जो K2 हो जाएगा कह सकते हैं शर्तानुसार या प्रश्नानुसार, शर्तानुसार जो K2 होगा वो K1 का दुगना हो जाएगा। ठीक है, और K2 की वैल्यू कितनी है, K2 की वैल्यू हमारे पास है समीकरण 2 से Sc अपान लेमडा 2 और माइनस Sc अपान लेमडा 0 और 2 इंटू K1 की वैल्यू कितनी है, K1 की वैल्यू समीकरण 1 से Sc अपान लेमडा 1 माइनस Sc अपान लेमडा 0। अब कुछ करना नहीं है, हमें लेमडा 0 की वैल्यू निकालनी है। तो लेमडा 0 एक तरफ और सब एक तरफ, ये हो जाएगा Sc अपान लेमडा 2 माइनस Sc अपान लेमडा 0, ये हो जाएगा 2Hc अपान लेमडा 1 माइनस 2Hc अपान लेमडा 0। ओके, अब लेमडा 0 वाला टर्म एक साइड हो जाएगा। अगर हम चाहें तो Sc यहाँ भी है, Sc यहाँ भी, Sc यहाँ पे है, तो Sc कॉमन लेके काट दिया जाए। 1 अपान लेमडा 2 माइनस 1 अपान लेमडा 0 इज इक्वल टू 2 अपान लेमडा 1 माइनस 2 अपान लेमडा 2 लेमडा 0, और यहाँ से Sc ले लिया कॉमन, तो ये Sc पूरा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आप देख ले, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। क्वेश्चन को मिटा रहा हूं मैं। देखें यहाँ पे, तो ये आपको क्या मिला यहाँ से 1 अपान लेमडा 2 माइनस 1 अपान लेमडा 0 इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया 2, तो क्या बचा है यहाँ पे 1 अपान लेमडा 1, या एक तरीका ये है, एक मिनट, लेमडा 0 वाला एक साइड करेंगे ना, पहले इसको उतार लेते हैं। 2 अपान लेमडा 1 माइनस 2 अपान लेमडा 0। अब 2 अपान लेमडा 0, लेमडा 0 एक तरफ, तो ये 2 अपान लेमडा 0 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अपान लेमडा 0 माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे माइनस 1 अपान लेमडा 0 पड़ा रहेगा, और इस साइड क्या आ जाएगा 1 अपान लेमडा 2, ये 2 अपान लेमडा 1 इधर रहेगा,
और जो 1/λ2 साइड आएगा तो हो जाएगा -1/λ2। ओके, तो इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसके आगे क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ देख पा रहे हैं तो ये लिखा है λ0 एलसीएम हो गया तो 2 - 1, यहाँ पे एलसीएम होगा λ1 इंटू λ2, तो λ1 से λ1 कैंसिल आउट हो तो 2 λ2 λ2 से λ2 कटा तो यहाँ हो जाएगा λ1, ये हो जाएगा 1/λ0 इज इक्वल टू 2 λ2 माइनस λ1 अपान ये λ2 है λ1 λ2। तो इसको अगर हम रेसिप्रोकल करें तो उलट जाएगा, ये λ0 का मान आ जाएगा, ये भी उलट जाएगा λ1 λ2 अपान 2 λ2 माइनस λ1। तो ये आपका λ0 का फार्मूला निकल गया। ठीक है भाई, देखिए उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप तुरंत पूछ लेंगे, ठीक है, कमेंट करके। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जो कि इस लेक्चर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जब एक धातु पृष्ठ पर लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश आपतित होता है तब प्रकाश विद्युत धारा के लिए निरोधी विभव 3V होता है। ओके, तो जब तरंगदैर्घ्य लैम्डा है तो निरोधी विभव कितना है, 3V है। तो इसका यहाँ तक का पहले हम लगाते हैं। तो यहाँ तक का प्रकाश विद्युत समीकरण है वो क्या हो जाएगा, तो एक तो प्रकाश विद्युत समीकरण होता है कि Hc/λ बराबर है ना कार्यफलन W और EV0। V0 क्या है, निरोधी विभव है, ये फार्मूला होता है। ये क्या है आपका फार्मूला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा तरंगदैर्घ्य तक, तो ये हो जाएगा आपका हल में हो जाएगा कि Hc/λ इज इक्वल टू W प्लस EV0। V0 कितना है यहाँ पे 3V है, तो हो जाएगा 3EV। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला हमने लिख दिया किनारे, ये आपका फार्मूला है। इसी प्रकार जब यहाँ देखें इसी पृष्ठ पर 2 लैम्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित करने पर निरोधी विभव भी हो जाता है। तो जब लैम्डा का मान 2 लैम्डा हो गया तो हो जाएगा 2 लैम्डा Hc/2 लैम्डा, कार्यफलन तो वही रहेगा, बस जो V है जो निरोधी विभव 3 था वो V हो 1 हो गया, 3 केवल 1 है, तो ये हो जाएगा EV। क्या हो जाएगा, EV। तो इस 2 को अगर हम इस साइड भेजें तो क्या हो जाएगा Hc/λ इज इक्वल टू 2W प्लस 2EV। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं समीकरण 1 में 1W है, यहाँ 2W है और ये दोनों सेम है, तो 2W में से 1W हटा दें तो समीकरण 2 में से हमने लिखा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर जब 2 में से वो घटाएंगे तो Hc/λ में से Hc/λ घटेगा तो हो जाएगा 0। 2W में से W घटेगा तो W, क्योंकि 2 में से 1 घटा रहे हैं, और 2EV में से 3EV घटेगा तो -EV, तो EV हो जाएगा, तो ये हो जाएगा W का मान कितना हो जाएगा, EV। तो हमारे पास W का मान आ गया EV। ठीक है भाई, अब इसके आगे चलते हैं। W का मान हमारे पास EV आ गया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए देहली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है, देहली तरंगदैर्घ्य। तो हमारे पास जो W आया है वो EV आ गया है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक का देखें। ठीक है भाई, तो ये W का मान EV है आपके पास। तो ये W का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो मैंने कहा समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, Hc/λ इज इक्वल टू W का मान कितना है EV, तो हो जाएगा EV और प्लस 3EV, तो ये हो गया Hc/λ इज इक्वल टू 4EV। तो यहाँ से Hc का मान क्या आ जाएगा, Hc का मान आ जाएगा 4EV λ। ठीक है भाई, तो अगर हम देहली तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं तो चूंकि W बराबर होता है Hc/λ0, तो यहाँ से हो जाएगा, इसके आगे देखें λ0 की वैल्यू हो जाएगी Hc/W। Hc का मान कितना है 4EV λ और W की वैल्यू कितनी है, W की वैल्यू है EV, तो ये हो गया EV। तो EV से EV कैंसिल आउट हो गया तो आ गया 4 लैम्डा। ठीक है भाई, तो ये आपका λ0 है, λ0 कितना है 4 लैम्डा। ठीक है भाई, देख लें इसको यहाँ तक, अगर कोई डाउट आता है तो उसे पूछें।
ठीक है भाई, तो चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे जो कि 22 है। ठीक है भाई, देख लें यहाँ तक। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे कि प्रश्न संख्या 22 है, ये 2022 में आया हुआ है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि 800 एंगस्ट्रॉम एवं 700 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की परावैंगनिक किरणें जब हाइड्रोजन परमाणुओं पर उनकी मूल अवस्था में डाली जाती हैं तो उनसे क्रमशः 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो ये लिखा है प्लांक होते हैं, ये प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो आइए हल करते हैं। मैं हल नहीं करूंगा, ठीक है, कैलकुलेटर नहीं करूंगा, बाकी आप कर लेंगे। तरंग दैर्ध्य कितना है, एक लैम्डा 1 है 800 एंगस्ट्रॉम, मीन्स 800 गुणे 10 के पावर -10 मीटर। मैं चाहूँ इसको तो ले सकता हूँ 8 गुणे 10 के पावर -8, लेकिन मैं इसको नहीं लिखूंगा, आप ही लिखेंगे। ठीक है भाई, लैम्डा 2 कितना हो जाएगा 700 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम है तो ये हो जाएगा 700 गुणे 10 के पावर -10 मीटर। तो ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 है और गतिज ऊर्जा अभी दिया हुआ है K1 बराबर एक का दिया है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स 1.8 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल। दूसरी गतिज ऊर्जा K2 बराबर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 4.0 तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल, ये पता है। ठीक है भाई, तो हमें प्लांक नियतांक ज्ञात करना है। तो दो प्रकार की गतिज ऊर्जा है K1 K2, दो तरंग दैर्ध्य है तो दो समीकरण बनेंगे, है ना। प्रकार जो समीकरण से पहला बनेगा ST/λ1 एक तो कार्यफलन W प्लस गतिज ऊर्जा K1, समीकरण 1 हो गया, और SC/λ2 बराबर W प्लस K2, समीकरण नंबर 2 हो। अब हम घटा लेते हैं, ये 4 है और ये 1.8 है तो बड़ा वाला K2 है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। मैंने लिखा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण को घटाने पर क्या हो जाएगा, ये SC/λ2 SC/λ1 तो ये हो जाएगा SC/λ2 सॉरी SC/λ2 माइनस SC/λ1 इज इक्वल टू W से W कट गया और ये हो जाएगा आपका K2 माइनस K1। SC यहाँ पे कॉमन है तो ये हो जाएगा आपका 1/λ2 माइनस 1/λ1 इज इक्वल टू K2 कितना है आपका, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, K2 माइनस K1। तो यहाँ से हो जाएगा H निकालना ही है, C का मान 3 गुणे 10 के पावर 8 होता है और 1/λ2 आपका है 7000 गुणे 10 के पावर -10 माइनस 700 गुणे 10 के पावर -10 और ये है 800 10 के पावर -10। ठीक है, इसको हल करेंगे। और अगर K2 की बात करें तो K2 हमारा कितना है, K2 है 4 गुणे 1.6 10 के पावर -19 माइनस में कितना है 1.8 1.6 10 के पावर -19, थोड़ा सा कर देते हैं, ये इतना है, यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस 1.8 1.6 10 के पावर -19, ये 1.6 है। ठीक है भाई, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा H इंटू 3 गुणे 10 के पावर 8, इसका अपना आप एलसीएम वगैरह ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 700 और इंटू 800 और इंटू 10 के पावर -10, तो ये 700 10 के पावर -10 करेगा 800, तो ये हो जाएगा 800 माइनस 700, ऊपर बचेगा 100 जो कि 2 जीरो काट कर जाएगा और ये घटा उठाएंगे आप तो ये 1.6 तो कॉमन है, 1.6 10 के पावर -19 1.6 10 के पावर -19 कॉमन है, तो 4 में से 1.8 घटाएंगे तो ये आएगा आपके पास 2.2 आएगा, शायद 2.2 आएगा, 2.2 और ये पड़ा रहेगा आपका 1.6 10 के पावर -19। ठीक है भाई, 10 के पावर -19। अब ये बचेगा 100, फिर 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है, तो ये 2 जीरो कट जाएगा, फिर ये सारे टर्म उधर चले जाएंगे और 3 10 के पावर 8 से भाग हो जाएगा। तो सब करने के बाद जो H का मान आएगा आपके पास
वो आएगा, आता तो है 6.6, 6.5 या 6.6 के करीब, 6.5 बटे 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकंड, जूल सेकंड। ठीक है भाई, तो आप देख लें, कैलकुलेट कर लें। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो ये आज आपका लेक्चर खत्म हो गया 22 तक का। अब हम जो बात करेंगे वो जो अगला टॉपिक होगा मेरा न्यूमेरिकल का, वो व्युत्क्रम और विवर्तन होगा। और आपसे यही कहना है कि जितने भी व्युत्क्रम विवर्तन के क्वेश्चंस आपके नहीं लगे हुए हैं या आपके डाउट हैं, तो सारे व्युत्क्रम विवर्तन के क्वेश्चन आप मुझे भेज दीजिए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अगला लेक्चर न्यूमेरिकल का जो होगा वो व्युत्क्रम और विवर्तन का होगा। चलिए, थैंक यू।